जी हाँ, TV9 भारतवर्ष के बंग हिंदू कॉन्क्लेव में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ करुणा शंकर शर्मा भी मौजूद हैं। और बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। नाराजगी का सबब भारत में लोगों के लिए भी बनता नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं बगावत की आड़ में जमकर हिंसा हो रही है और वहां की माइनॉरिटी कम्युनिटी यानी हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। आखिर इसके पीछे का सच क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, आज हम करेंगे बड़ी पड़ताल। बांग्लादेश में सेना सरकार का तख्ता पलट कर चुकी है। शेख हसीना को जान बचाकर अपना ही देश छोड़ना पड़ा। अब छात्र संगठन, सेना और सियासी दल मिलकर सरकार बनाने का फॉर्मूला फाइनल कर रहे हैं। लोगों को उम्मीद है कि जल्द अंतरिम सरकार बन जाएगी, हालात बेहतर होंगे। लेकिन इस बीच लगातार 4 दिनों से बांग्लादेश जल रहा है। बांग्लादेश के 1 करोड़ से भी ज्यादा हिंदुओं का जीना मुश्किल हो गया है। जगह जगह उनके घर जलाए जा रहे हैं, मंदिर और मूर्तियां तक तोड़ी जा रही हैं। महिलाओं को अगवा होने का डर सता रहा है। कई जगह से इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। बर्बरता की सारी हदें लांघी जा रही हैं। बिल्कुल। और देखिए, सवाल यह है कि आखिर यह सब कुछ कब तक चलेगा। अभी तक इसका जवाब नहीं मिल पाया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या बांग्लादेश में हिंदू होना गुनाह है? आखिर कट्टरपंथियों को कौन रोकेगा? बेहिसाब हिंसा और हिंदुओं की हालत को लेकर ऐसे ही कई जरूरी सवालों पर हम बात करेंगे, ग्राउंड का हाल जानेंगे हम। जी हाँ, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बांग्लादेश में लगातार 4 दिन से हालात बेकाबू हैं। कट्टरपंथियों के निशाने पर हिंदू बहुल इलाके हैं। ये सबसे चिंताजनक पहलू सामने आया है। तख्ता पलट के बाद जिस तरह के हालात बांग्लादेश में बने हुए हैं वो अपने आप में भयावह है। दिनाजपुर के जयगंज में दंगाइयों ने हमला बोल दिया। यहां पर कई हिंदू परिवारों के घर जलाए गए हैं। लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो ये साबित कर रही हैं कि इस माहौल की आड़ में कट्टरपंथी लगातार हिंदू घरों को बना रहे हैं निशाना। एक और तस्वीर आपके सामने है। दिनाजपुर में हिंदुओं के घरों को बनाया गया है निशाना, उन्हें आग के हवाले कर दिया। तो पूरे बांग्लादेश में इस वक्त हालात बेहद खराब है। बांग्लादेश के छत्रगाम में हिंसा हुई है और यहां पर भी हिंदुओं के घर जलाए गए हैं। आधा दर्जन घर जला दिए गए हिंदुओं के। बचाव में कोई भी सामने नहीं आया। यह हाल है इस वक्त बांग्लादेश का, जहां पर कई जिलों की अगर बात की जाए तो यहां खास तौर पर जो बांग्लादेशी अल्पसंख्यक है, यानी जो बड़ी संख्या में जो हिंदू समाज है, उसको निशाने पर लिया जा रहा है। उनके घर और जो मंदिर है उन्हें टारगेट किया जा रहा है। यह तस्वीर इस वक्त बांग्लादेश के छत्रगाम की है, जहां पर हिंदुओं के घर जला दिए गए। लोग यहां पर मदद के लिए चिल्लाते रहे, गुहार लगाते रहे, लेकिन बचाव में कोई भी सामने नहीं आया। आखिर ये हो क्या रहा है बांग्लादेश में, ये बहुत बड़ा सवाल है। बांग्लादेश के नीलफामारी जिले में भी हिंसा की खबर सामने आई है और यहां पर चुन चुनकर हिंदू परिवारों को बनाया गया है निशाना। हिंदुओं की दुकानों को भी टारगेट किया गया है। आग लगाकर मौके से भागे उपद्रवी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बांग्लादेश के नीलफामारी इलाके की, जहां पर हिंदुओं के घरों को बनाया गया है निशाना। बांग्लादेश इस वक्त किस तरह से संकट की इस आग से जूझ रहा है। ऐसे लोग, माइनॉरिटी कम्युनिटी के वो लोग जो यहाँ पर बरसों से रहते आए हैं, आज उनके लिए अपना मुल्क ही सबसे ज्यादा असुरक्षित हो गया है। तस्वीरें हाहाकारी हैं और बता रही हैं कि इस वक्त बांग्लादेश में खास तौर पर वहां की माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए किस तरह के हालात बनते जा रहे हैं। और देखिए, बांग्लादेश में हाल यह है कि बांग्लादेशी गायक राहुल आनंद के घर पर भी हमला हुआ। धनमंडी में राहुल आनंद के घर को आग के हवाले कर दिया गया। करीब 3000 वाद्य यंत्रों को भी भीड़ ने जला दिया। तो राहुल आनंद, उनके घर पर भी हमला किया गया। और देखिए, जब मैक्रो से उन्होंने मुलाकात की थी, जब उस मुलाकात की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। जाने माने गायक है राहुल आनंद और उनके घर पर किस तरह से हमला किया गया। 2 तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। एक तरफ वो मुलाकात की तस्वीर, जब मैक्रो से मुलाकात की थी, खुद मैक्रो मुलाकात करने पहुंचे थे राहुल आनंद से, उस वक्त की तस्वीर। और दूसरी, जो जला दिया गया राहुल आनंद का घर, करीब 3000 वाद्य यंत्र जो घर पर मौजूद थे उन्हें भी जलाकर राख कर दिया गया।
तो देखिए, इस बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन टारगेटेड अटैक के पीछे क्या खास मोटिव है, यह समझना इस वक्त बहुत जरूरी है। और बड़ा सवाल यह कि इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू घरों को निशाना बनाया गया है। कई तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां पर हमने देखा कि हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया है, मंदिरों के अंदर घुसकर मूर्तियां तोड़ी गई हैं। यह कुछ और है। ये जो आरक्षण के नाम पर आंदोलन चला, जो हिंसा हुई तख्ता पलट के लिए, उससे कुछ अलग होता हुआ नजर आ रहा है बांग्लादेश में इस वक्त। और इसकी पड़ताल बहुत ज्यादा जरूरी है। बांग्लादेश में हिंदू खतरे में कैसे? देखिए, 44 जिलों में हिंदुओं पर हमले हुए, हिंदू मंदिरों और हिंदू नेताओं को निशाना बनाया गया है, उन पर अटैक किए गए। 2 हिंदू पार्षदों की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। ढाका में जो मेन इस्कॉन मंदिर है उसे जलाया गया। ढाका में काली मंदिर को भी तोड़ा गया। हिंदुओं की संपत्तियों में तोड़फोड़ और आगजनी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। और अपने आप में इसलिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है कि बांग्लादेश में हिंदू आखिर खतरे में क्यों हैं और सेना इस उद्दंड को रोकने के लिए क्या कर रही है, क्योंकि लगातार निशाना बनाया जा रहा है हिंदुओं को। आप देखिए, उनके घर तोड़े गए हैं, हिंदू नेताओं को टारगेट किया गया है और लगातार यह सिलसिला जारी है। और देखिए, इस कॉन्क्लेव में हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। सुमोहन मुकुंद दास मेहरपुर इस्कॉन मंदिर के ये मेंबर हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और भी कई खास मेहमान हैं। करुणा। बिल्कुल, और इसके साथ साथ मजहरुल इस्लाम खालिक हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और हमारे साथ जो बांग्लादेश से लाइव जुड़े हुए हैं। और कुछ ही देर के बाद हमारे साथ मजरूर साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, जो जानकारी अभी मिल रही है। और उसके अलावा कर्नल अशोक कुमार तारा भी हमारे साथ है, बांग्लादेश जंग में शामिल रहे हैं और शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के रेस्क्यू में काफी अहम भूमिका निभाई है, यह आपको जानकारी दे दें। अब निजेश अवस्थी जी हमारे साथ है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। और एआर कॉमोडोर अशमिंदर सिंह बहल भी हमारे साथ हैं, जो कि बतौर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में कॉन्क्लेव में मौजूद है। और इसके अलावा मनीष झा और सुमित चौधरी भी हमारे 2 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। और देखिए, सबसे पहले मनीष, मैं आपके पास आता हूं। सवाल यही है कि वो आग जो कि हमने देखा कि बांग्लादेश में शुरू हुई थी, आरक्षण के खिलाफ ये विद्रोह शुरू हुआ था छात्रों का, छात्र नेताओं का, और हमने देखा कि शेख हसीना किस तरह से वहां से इस्तीफा देकर फिर निकली है। लेकिन इसके बावजूद उस आग का ना थमना और अब वहां पर हिंदुओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है, क्या लग रहा है अब यहां पर आपको क्या होता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल करुणा, आपके सवाल का जवाब देते हुए बता दें कि टीवी 9 की स्टूडियो में आज मौजूद कर्नल अशोक तारा को शेख हसीना अपना भाई मानती हैं। 1971 के जंग में जब शेख मुजीब और उनके परिवार को, और उसमें शेख हसीना भी शामिल थी, आज शेख हसीना को आज आप देख पा रहे हैं, तो मुझे लगता है बहुत हद तक उसका क्रेडिट कर्नल अशोक तारा को जाता है, हिंदुस्तान की फौज को जाता है। और आज हम सबको गर्व है कि अशोक तारा स्टूडियो में मौजूद हैं। देखिए, आज जो कुछ हो रहा है उससे हर आम बांग्लादेशी को दुखी होना चाहिए, हर हिंदुस्तानी को दुखी होना चाहिए, क्योंकि 1971 की जंग के बाद सबने कल्पना यही की थी कि एक ऐसा बांग्लादेश बनेगा जो उदारवादी समाज बनेगा। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं, शेख हसीना को निकालने के बाद जो कुछ आज बांग्लादेश में हो रहा है, लगातार टीवी 9 पर कॉल आ रहे हैं, वहां पर मौजूद हिंदू समुदाय के लोगों के कॉल आ रहे हैं, उन्हें बचाइए, उनके इलाके में हमले हो रहे हैं, उन इलाकों में पुलिस स्टेशन में पुलिस नहीं है। आर्मी ने प्रधानमंत्री आवास को प्रधानमंत्री कार्यालय में तो टेक ओवर किया, लेकिन लोगों को वो भरोसा जताने में फेल हो रही है। वहां पर आखिर मकसद क्या है? अगर आरक्षण ही मकसद था तो अब तो नई सरकार से मिल जाती, लेकिन जिस तरीके से हिंदू समुदाय को टारगेट किया जा रहा है उससे लग रहा है कि प्लान कुछ और है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। बिल्कुल, बात कुछ और है, मकसद कुछ और ही है, ये नजर आ रहा है। अशोक कुमार तारा साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। 1971 की बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में सर आपकी बड़ी भूमिका रही। हम खुशनसीब हैं कि इस वक्त आपके साथ एक मंच शेयर कर रहे हैं। तारा साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये तमाम तस्वीरें आपने देखी, एक तरफ रिजर्वेशन को लेकर चला आंदोलन, दूसरी तरफ तख्ता पलट, और अब बिल्कुल तीसरा और सबसे अलग पहलू निकलकर सामने आ रहा है, जहां पर एक तरह से कट्टरपंथी हावी होते हुए नजर आ रहे हैं और चुन चुनकर माइनॉरिटी कम्युनिटी को निशाना बनाया जा रहा है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। ये क्या है सर, क्यों है ये?
मैं जो बांग्लादेश की लिबरेशन वार थी उससे मार्च 71 से लेकर ढाका के अंदर जो भी लड़ाई हुई जो उसमें सब में मैंने बहुत हिस्सा लिया। और आखिर में जब पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया था तो जो शेख मुजीब रहमान की फैमिली यानी शेख हसीना उनकी फैमिली जो थी वो पाकिस्तानी कैद में थी और उसको मैंने अपने रिस्क के ऊपर मेरा इंडिविजुअल इनिशिएटिव के ऊपर लेकर मैंने उनको जो पाकिस्तान की आर्मी की कैप्टिविटी में थी वहाँ से उनको रेस्क्यू कराया था। और वहाँ पर जो है उन जो शेख हसीना की मदर थी और उन्होंने मुझे अपना बेटा बनाया। हसीना जी ने मुझे अपने भाई के रूप में दिया। और जब शेख मुजीब रहमान 10 जनवरी 72 में वापस आए और मुझे 12 जनवरी को बुलाया गया और उन्होंने भी काफ़ी बातचीत की और मुझे अपना बेटा बुलाया। बाद में वो फ़ोटो लेकर बोले कि मैं ये फ़ोटो जो है आपके अपने घर में लगाना चाहता हूँ क्योंकि आप मेरे फैमिली मेम्बर हैं। ये मेरा उनसे एसोसिएशन था और मेरा इन्वॉल्वमेंट जो है बाकी फ़ौज के कंपैरिजन में मुकाबले में थोड़ा पर्सनल भी है, जहाँ कर मैं लड़ाई के साथ लोगों के साथ मिला, उसके बाद मैं रहा, मैं लोगों के साथ मिला। जो कहना ये चाहता हूँ कि शेख हसीना की सोच और बाकी जो इस्लामिक कंट्री है खासकर पाकिस्तान, उन्होंने हमेशा बांग्लादेश को जब ये आज़ाद हुआ उनको ये कभी भी मंजूर नहीं था। वो हमेशा इसको पाकिस्तानी ही बनाना चाहते थे। अभी ये सोच जो है शुरू से, मैं इंटरनेशनल लेवल पे बाद में जाऊंगा, जो बेसिक जो प्रॉब्लम जहाँ से क्रिएट हुई है, जहाँ से पैदा हुई है, वो ये है कि जब शेख हसीना उनकी फैमिली लड़ाई के दौरान में और उससे पहले भी उन्होंने पाकिस्तान का जुर्म सहा, लेकिन वो ये जानती हैं जब आज़ादी मिली बांग्लादेश को, उसके अंदर हर धर्म के आदमी थे, हिंदू भी थे, क्रिश्चियन भी थे और बाकी भी थे। और जब पाकिस्तानी फ़ौज ने जुल्म किया सब ने सहा, उन्होंने मौत को भी सहा। वो इस चीज़ को जानते हुए वो बांग्लादेश के अंदर गणतंत्र राज या डेमोक्रेटिक राज ही बनाना चाहती थी। उनको मालूम था देश की आज़ादी किस माफिक सब धर्मों के साथ हुई है, लेकिन पाकिस्तानी जो है वो इस चीज़ को मानने को मंजूर नहीं था और शुरू से ही उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट किया। इसीलिए शेख मुजीब रहमान का असैसिनेशन हुआ था और बाद में सही बात है सर, उस वक्त भी और आज का वक्त आप देखिए हालात में कोई बदलाव नहीं आया है सर। दूसरे खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं और कई अहम खबरें भी इस वक्त सामने आ रही हैं। और आप देखिए करुणा कि आज जो कुछ हो रहा है उसमें भी पाकिस्तान का, बिल्कुल उसमें भी किस तरह से पाकिस्तान का हाथ सामने आ रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर का रुख करें, हम आपको बता दें कि हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करेंगे, जो कि चेयरमैन है मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश के। लेकिन बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं, बांग्लादेश के लक्ष्मीपुर से बड़ी खबर है, हिंदू दुकान मालिक का घर जला दिया गया। राजन चंद्रा का घर दंगाइयों ने कैसे जला दिया, ये तस्वीर अब आपको हम दिखा रहे हैं। बांग्लादेश के लक्ष्मीपुर की एक और तस्वीर जो वहां के हालात को बयां कर रही कि कैसे हिंदुओं को चुन चुन कर टारगेट पर लिया जा रहा है। राजन चंद्रा का घर दंगाइयों ने जला दिया। बांग्लादेश के लक्ष्मीपुर से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, दुकान मालिक है जिसका नाम है राजन चंद्रा और कैसे उसकी दुकान और उसके घर को आग के हवाले कर दिया गया। ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं ये अपने आप में भयावह हैं। बांग्लादेश में कई जिलों में अभी भी हिंसा का दौर जारी है। इन सवालों पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें देखिए। बांग्लादेश में हिंदू परिवार इस वक्त दहशत में है। कट्टरपंथी लगातार उनके घरों को बना रहे हैं निशाना। ढाका के कई इलाकों में हिंदुओं के घरों को बर्बाद कर दिया गया। उपद्रवियों ने हिंदू घरों पर जो हमले किए हैं उसका वीडियो सामने आया है। बांग्लादेश में लगातार हिंदू मंदिरों को भी निशाना बनाया जा रहा है। ये कैसा कट्टरपंथ है, ये कैसी गिरी हुई सोच है जिसमें मंदिरों तक को नहीं छोड़ा जा रहा है, मंदिरों को आग के हवाले किया जा रहा है और चुन चुन कर जो वहां का अल्पसंख्यक समुदाय है, जो हिंदू हैं, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। और देखिए बांग्लादेश की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। बांग्लादेश के फिरोजपुर की तस्वीर है आपके सामने, देखिए टीवी स्क्रीन पर आपके सामने वो तस्वीर है। कट्टरपंथियों ने एक बांग्लादेशी हिंदू विश्वजीत मंडल के खेत में आग लगा दी। तो आप देखिए घर हो या फिर हिंदुओं के मंदिर हो, उन्हें आग के हवाले किया जा रहा, किसी को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। और एक और बांग्लादेशी हिंदू उसके खेत को आग के हवाले कर दिया गया।
और एक और तस्वीर अब आपको दिखाने जा रहे हैं। उपद्रवी हिंदू अल्पसंख्यकों के घरों के दरवाजे तोड़ रहे हैं और घर में मौजूद लोगों को धमकाया जा रहा है। ये वीडियो आप देखिए कैसे दंगाई घरों में मौजूद लोगों को हाथ पकड़कर घर से बाहर निकालते हैं और गांव से फिर इन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। डरी सहमी महिलाएं रोती नजर आ रही हैं, अपने दर्द को बयां करती दिख रही हैं। कुछ उपद्रवी महिला के घर के बाहर भी देखे जा सकते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को देखिए और उस डर, उस खौफ का अंदाजा लगाइए जो इन लोगों पर बीत रहा है इस वक्त, इस दौर में हिंसा के, उसका अंदाजा लगाइए। और वहीं आरएसएस नेता भैयाजी जोशी ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं से जिस तरह से अत्याचार हो रहा है इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कहा आपको सुनवा देते हैं। बांग्लादेश एक अलग देश है। यहाँ से किसी भी स्वयंसेवी संगठन को करने की अपनी एक मर्यादा है, परंतु हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि एक सुनिश्चित करे कि वहाँ के हिंदू सुरक्षित रहे और हमको विश्वास है कि सरकार कुछ कदम उठाएगी। ये सरकार ने करना चाहिए। हमने सरकार को निवेदन किया है कि वो इसमें उचित कदम उठाए। तो सरकार उचित कदम उठाए, ये आरएसएस की तरफ से भी कहा गया है। हमारे साथ अब ब्रिजेश अवस्थी जी मौजूद हैं। अवस्थी जी, जो हालात हैं इस वक्त वो तो बेकाबू नजर आ ही रहे हैं। हिंसा का दौर थमता हम अभी देख नहीं रहे हैं बांग्लादेश में, लेकिन ये जो मोडस ऑपरेंडी सामने आई है इसने सबको और ज्यादा चिंता में भर दिया है। जहां चुन चुनकर हिंदू घरों को निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। ये कौन सी सोच है और इससे निजात दिलाना बांग्लादेश को इस वक्त वहां की सेना के सामने कितनी बड़ी चुनौती? समीर जी, आपने अपनी अभी इस पूरी रिपोर्ट में, इस पूरे बुलेटिन में बहुत सारी फोटोएं, बहुत सारे वीडियो दिखाए जी। मैं जानना चाहता हूं वो न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, जिनको भारतवर्ष में अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचारों पर कवर स्टोरी छापते हैं, वो कहाँ गायब कहाँ हैं? और मैं चलिए न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट की तो बात छोड़ दूँ, हिंदुस्तान के वो लोग जो ब्लैक लाइव्स मैटर, एक अगर ब्लैक को अगर किसी पुलिस वाले ने अमेरिका में पकड़ा तो पूरे विश्व भर में बना। गाज़ा, ऑल आइज ऑन गाज़ा पर थी। आप ये बताइए कि आज उनमें से कोई भी किसी का कोई वक्तव्य नहीं आ रहा, बल्कि उल्टे। कल मैंने सुना कि एक पत्रकार एक चैनल पे बैठ के कह रहा है कि हमें ये मोह छोड़ देना चाहिए कि वहाँ पे हिंदू हैं, वो तो बांग्लादेशी हैं, वो किसी भी उसके हों। जो ब्लैक लाइव्स एक मैटर पर अपना हैशटैग चलाते थे, आज वो कह रहे हैं कि हमें ये मोह छोड़ देना चाहिए कि वो हिंदू है, क्या है, बांग्लादेश के हैं, हमारे तो है नहीं, मरने देना चाहिए उनको, उनसे हमारा क्या लेना देना। हैरत की बात है, ये डुप्लिसिटी है, ये जो उनकी हिपोक्रेसी है ना, ये जो दोगलापन है, ये हिंदुस्तान के लोगों को समझना चाहिए। समीर जी, एक बात बताइए, पूरे विश्व भर में कहीं भी इस तरीके की घटना होती और ख़ास तौर से एक समुदाय को लक्ष्य करके किया जा रहा है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अब इसको कम से कम छात्र आंदोलन कहना बंद कर दीजिए। छात्रों का इस तरीके से एक समुदाय को लक्ष्य करके मारना, बलात्कार करना, अंतर्वस्त्र लेकर के घूमना, वहां लूटपाट करना। और एक वो मैं आपको और बता दूं और आपके दर्शकों को बताना चाहिए, मैंने सुना कि एक यूट्यूबर जो पहले जर्नलिस्ट थे, उन्होंने कहा कि नहीं, आप इनको लुटेरे मत कहिए, ये तो जनता को अपने अधिकार की प्राप्ति हुई है। ये जो वो बकरी लेके जा रहे हैं, सोफा सेट लेके जा रहे हैं, कोई कुछ लेके जा रहा है, कोई जो भी, अब मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ कहना नहीं चाहता, कहते हैं जनता को अपने अधिकारों की, अपनी शक्ति का एहसास हुआ है, इस रूप में इसको देखना चाहिए। इसी देश में लोग मौजूद हैं समीर जी, और हम में से सब लोग, तमाम लोग उनके बारे में एक शब्द नहीं बोलते, उनके खिलाफ कुछ नहीं बोला जा सकता। वो फैक्ट चेकर हैं, झूठ फैलाने वाले अपने आप को फैक्ट चेकर कहते हैं, और आप जो ये सच दिखा रहे हैं उसके बारे में वो कह रहे हैं कि ये तो झूठा है, ये तो सब कुछ नहीं है। एक मंदिर के सामने कुछ लोगों की फोटो है कि इन लोगों ने मंदिर को बचाया। आपका यथार्थ पता क्या उसका? कि फोटो खिंचवाई और उसके बाद मंदिर को आग लगा दी। वो फोटो नहीं है। आप दिखा रहे हैं ना कितने मंदिरों को आग लगाई गई है, वो कोई फोटो नहीं है। करें कौन क्या सोचता है, किसके क्या विचार हैं, सबके विचार अलग अलग हो सकते हैं, हर कोई अपना विचार रखने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन कल कुछ ऐसी खबरें भी सामने आई थी जहां पर जो लोग हैं, बांग्लादेश की आवाम है, वो हिंदू घरों की रक्षा के लिए, हिंदू मंदिरों की रक्षा के लिए आई थी, वो भी हमने दिखाई थी। लेकिन
इससे भला कैसे इनकार किया जा सकता है, जहां पर एक दो नहीं तमाम जिलों में माइनॉरिटी कम्युनिटी को टारगेट करके हिंदुओं को निशाना बनाकर उन पर हमले किए जा रहे हैं। इससे भला कौन इनकार कर सकता है? इस सच को कौन नहीं देखेगा और कौन इससे परेशान नहीं होगा? हिंसा पर बांग्लादेश खिलाफत मजलिस का देखिए बयान क्या आया है। संगठन के महासचिव मौलाना ममनूल हक ने कहा, बांग्लादेश में हालात ठीक नहीं। पूर्व पीएम खालिदा जिया ने भी चिंता जताई। खालिदा जिया ने कहा कि हिंसा और लूट किसी भी हाल में मंजूर नहीं है। बांग्लादेश मीडिया के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। पूर्व पीएम खालिदा जिया, जो कि शेख हसीना के कार्यकाल में जेल के अंदर थी, उनकी जेल से रिहाई हो चुकी है और उन्होंने भी यह कहा है कि इस तरह की हिंसा बांग्लादेश के अंदर मंजूर नहीं की जाएगी। और वहीं देखिए, जब से शेख हसीना बांग्लादेश को छोड़कर वो वहां से बाहर निकले, इसके बाद से लगातार उनकी पार्टी अवामी लीग को निशाने पर लिया जा रहा। और खबर यह है कि बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी के 20 नेताओं के शव मिले हैं। अवामी लीग नेताओं के परिवार के 9 शव मिले हैं। यह खबर सामने आ रही है। तो लगातार जो अवामी लीग और उसके नेता टारगेट पर हैं और इसी को लेकर यह जानकारी सामने आ रही है। सुमित भी हमारे साथ मौजूद है। सुमित, आखिर यह हो क्या रहा है? क्योंकि एक तरफ तो खबर है कि हिंदुओं को टारगेट पर लिया जा रहा है, कई जो अहमदिया मुसलमान हैं उनको भी टारगेट पर लिया गया और अवामी लीग को भी टारगेट पर लिया गया। कई नेताओं के शव मिले हैं। देखिए, सबसे पहले तो जैसे अवस्थी जी बता रहे थे कि पहले भले ही ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट का नाम दिया जा रहा हो, आंदोलन का नाम दिया हो, लेकिन धीरे से धीरे इसको चेंज किया गया। ऐसा नहीं है कि शुरुआत से ही स्टूडेंट आंदोलन था। इसकी जो कहानी लिखी गई, जिसको हम बार बार कह रहे हैं कि 6 साल पहले इसकी कहानी लिखी, उसमें शुरुआत से ही ये माना गया था, इस तरीके से प्लानिंग की गई थी कि सरकार को गिराना है और वहाँ पर जो डायमेंशन या फिर जो वहाँ का आप कह सकते हैं कि जो उनके कन्फिगरेशन है, खासतौर पे जो कास्ट का, रिलीजन का, उसको डिस्टर्ब करना। अभी जो आप देखें 29 अवामी लीग के नेताओं की, उनके लीडर्स की बॉडी मिली है या फिर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उन्हीं इलाकों में किया जा रहा है जहां पर अवामी लीग बहुत ज़्यादा मजबूत थी या फिर उनको ये लग रहा है कि जो कम्युनिटी लगातार अवामी लीग को सपोर्ट करती थी उनको टारगेट किए जाने की कोशिश की जा रही है। और अभी ना तो पुलिस है, ना आर्मी है, ना वहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेज है, कहीं पर किसी की कोई सुनवाई नहीं। वहाँ पे अराजकता माहौल इस तरीके का है कि एक भीड़ का एक बड़ा सा जत्था आता है, किसी के भी घर में घुस जाता है, लूटपाट करता है, लोगों को मारता है और वहाँ से निकल जाता है, दूसरी जगह पे चला जाता है। तो निश्चित तौर पर वहाँ पर अभी स्थिति मैं कह सकता हूँ कि अभी कुछ दिनों तक ठीक होने वाली नहीं है, क्योंकि वहाँ पर अभी फोर्सेज के हाथ में भी कमान नहीं है। तो जब तक ये अनसर्टेनिटी रहेगी, जब तक ये सारी चीज़ें रहेंगी, तब तक वहाँ पर इस तरीके के आप कह सकते हैं कि एक ग्रे एरिया या फिर एक लंबा समय ऐसा रहेगा जहाँ पर कुछ भी चीज़ें किसी के हाथ में कंट्रोल में नहीं रहने वाली हैं। बिल्कुल, हाफिज नूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज नूर साहब, लगातार आप इन खबरों को देख रहे हैं और कल परसों से लगातार इस तरह की खबरों का सामने आना शुरू हुआ, जिसमें हम देख रहे हैं कि जो पहले आंदोलन था, विद्रोह था, बगावत थी, तख्ता पलट था, उससे एक अलग ही स्वरूप अब नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि पूरा बांग्लादेश दंगाइयों की जद में है, वो जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं और जो कट्टरपंथी हैं वो हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, हिंदुओं के घरों को, दुकानों को निशाना बनाया जा रहा है। ये कौन सी सोच है सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो कि जालिमाना रवैया जो देखने को मिल रहा है, तकाज़े इंसानियत पूरी दुनिया के लोगों को निकल कर आना चाहिए। भारत की जिम्मेदारी नहीं है, वहां पर पाकिस्तान के लोग बाकायदा जो पाकिस्तान के कट्टरपंथी सहन रखने वाले लोग हैं वो मुझे लगता है घुसे हुए हैं। तो ऐसे में हमारी सरकार को भी इस पर चिंतित होना चाहिए और कोई ना कोई सख्त कदम उठाना चाहिए। और जैसा कि अवामी लीग के लोग और जो भी अवामी लीग के सपोर्टर हैं उनको भी वहां पर निशाना बनाया जा रहा है। हिंदू भाइयों के मंदिरों, उनके घरों को जो जलाने और तोड़ने और उनके साथ बर्बरता करने की जो खबरें आ रही हैं, ये तो इंसानियत को हिला देने वाली खबरें हैं। मैं पूरी तरह से अपने मुल्क की आइडियोलॉजी के साथ में हूँ। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो फैसला लें, जो हुक्म जारी करें, उस हुक्म के साथ हम लोग खड़े हुए नजर आएंगे इंशाल्लाह। और भारत का एक मुसलमान इस बात के लिए तैयार है और बाकायदा ये देख करके हैरतज़दा है कि ये कैसे प्रोटेस्ट है, ये कैसा मुजाहिरा हो सकता है कि आप किसी की इबादत गाहों को आप टारगेट कर रहे हो। मतलब इस्लाम जंगों में भी किसी की इबादत गाहों को तोड़ने, जलाने और उसको नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देता। मैं इस बात से बहुत परेशान हूं। मैं भारत सरकार के
बांग्लादेश के लिए जो भी फैसला लिया जाए मैं उसके साथ में हूँ। और मैं अपनी तरफ से भी माननीय वजीर आजम श्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि इस पर सख्ती के साथ अपनी तरफ से भी कोई कदम उठाया जाए, क्योंकि वहां आर्मी भी नहीं है, वहां पर पुलिस भी नहीं है, वहां पर कोई जिम्मेदार शख्स कुर्सी पर नहीं बैठा है। तो ऐसे में कोई भी घटना घट सकती है। तो हम लोग भी जो कुछ भी कर सकते हैं वो हम लोग करने को की तैयारी करें। बिल्कुल हाफिज नूर साहब, बिल्कुल हाफिज नूर साहब, ये साफ नजर आ रहा है कि कैसे बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी है वो सभी हदों को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। एक और ये बड़ी खबर आ रही है और एक्टर शांतो खान की हत्या से जुड़ी है बड़ी जानकारी आपको दे दे। दंगाइयों ने शांतो खान को पीट कर मार डाला। शांतो खान के साथ उनके पिता की भी हत्या की गई है। तो ये देखिए, इस तरह से अराजकता का माहौल है। ये बांग्लादेश से बड़ी खबर है। बांग्लादेश हिंसा के बीच एक्टर हैं जिनका नाम है शांतो खान, उनकी हत्या की गई। और ना सिर्फ शांतो खान, बल्कि खबर ये सामने आ रही है कि उनके पिता की भी हत्या कर दी गई है। दंगाइयों ने शांतो खान को पीट कर मार डाला। जी हाँ, और करुणा, उनके पिता जो सलीम खान हैं वो भी फिल्म निर्माता थे, उनकी भी हत्या कर दी गई है। यानी शांतो खान जो एक्टर और सलीम खान उनके पिता जो फिल्म निर्माता थे, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई है। ये अहम खबर। वहीं बांग्लादेश में हिंसा पर अमेरिका ने अपील की है। लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान होना चाहिए। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का इसे लेकर बयान सामने आया है। अंतरिम सरकार कानून के हिसाब से फैसले करे, लोगों के हितों को ध्यान में रखा जाए, ये कहा गया है अमेरिका की तरफ से। और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। सुमोहन मुकुंद दास जो कि मेहरपुर बांग्लादेश के इस्कॉन मंदिर के सदस्य हैं, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मुकुंद दास जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आप हमारे दर्शकों को यहां पर भारत में क्या दे सकते हैं, क्योंकि बहुत चिंताजनक खबरें हमारे पास आ रही हैं यहां पर बांग्लादेश की, जहां पर कई मंदिरों को निशाना बनाए जाने की खबरें हैं, कई हिंदू घरों को, दुकानों को निशाना बनाए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। कुछ कल से हालात आज में बेहतर हुए हैं, सेना कुछ काबू पाने की कोशिश दंगाइयों पर करती नजर आ रही है, या फिर अभी भी सब कुछ दंगाइयों के हाथ में? वैसे सकल पहले सकल के चरण में मेरा प्रणाम। जो घटना घटी है बांग्लादेश में अभी, और जो घटना घट रहा है अभी भी, जो बांग्लादेश के जो हालात है हिंदुओं को, वो अभी भी बहुत जख्म है। क्योंकि बांग्लादेश में हर गली में, हर रास्ते में, हर शहर में हिंदुओं को टारगेट करके हिंदुओं को जो घर और हिंदुओं को जितना मकान, हिंदुओं के व्यवसाय प्रतिष्ठान को चुन कर क्या करे, ढंग से करे। और भी हमारा मंदिर जी, आपकी आवाज आ रही है, आप जल्दी से कंप्लीट कीजिए। थोड़ी सी आवाज अगर बेहतर हो सके तो कर दीजिए। जी, सुमोहन मुकुंद जी आपके पास आएंगे एक बार फिर से, और ये आपको बता दें कि सुमोहन मुकुंद दास जो कि मेहरपुर इस्कॉन मंदिर के सदस्य, और ये आपको जानकारी दे दें कि दंगाइयों ने मेहरपुर इस्कॉन मंदिर में भी तोड़फोड़ की है और यहाँ के पुजारियों को भी डराया धमकाया गया है। और चलिए, हमारे साथ एक और खास मेहमान है, एयर कॉमोडोर अश्विंदर सर। मैं आपके पास आना चाहूंगा। अश्विंदर सर, सवाल यह है कि शेख हसीना के पद छोड़ने के बाद और उनके बांग्लादेश से निकलने के बाद जो सेना है उसने पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। क्या उसके बावजूद भी ये हालात वहां पर जो हो गए, इसकी उम्मीद की जानी चाहिए? कौन आपको लग रहा है इसके पीछे, अगर सब कुछ अभी भी कंट्रोल से बाहर है, बावजूद इसके कि सेना फ्रंट पर आई और उसने सब कुछ अपने हाथ में लेने की कोशिश की है वहां पर? सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा, 3 साल मैं ढाका और बहुत सारे एरियाज में रहा हूँ वहाँ पे, और मैंने क्लोज हैंड पे इन सभी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ इंटरैक्ट भी किया है, इनका बिहेवियर भी देखा है। और ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि पहले इंडिपेंडेंस के टाइम में भारत और ईस्ट पाकिस्तान के वहाँ की पॉपुलेशन जो हिंदू की थी वो 22% से ऊपर थी। 71 के बाद वो 13.5 और 14% तक आ गई, और आज वो 8% से नीचे है, 7.95% वहां तक गिर चुकी है। ये एक सिस्टमैटिक क्लींजिंग है जो बांग्लादेश में आज से नहीं कई सालों से चल रही है। और इसके पीछे किसका हाथ है? बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो है, खालिदा जिया जो जनरल जियाउर रहमान की वाइफ है, उनके डायरेक्ट लिंक्स हैं पाकिस्तान के साथ। और जो जमात इस्लामी है जो कि कट्टरवादी संगठन है और जिसका स्टूडेंट है, लीडर्स जो हैं वो छात्र शिविर हैं, वो ये इनके डायरेक्ट लिंक्स हैं
आईएसआई के साथ और पाकिस्तान आर्मी के साथ, आईएसआई के साथ खासकर उनकी आइडियोलॉजी को भी और उनकी थिंकिंग को इन्फ्लुएंस करता है आईएसआई। ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी के अंदर हिंदुओं के घर टारगेट हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और ये स्ट्रैटेजी पाकिस्तान में बनी है जिसे चीन का पूरा शय है, और इसको रोकने के लिए अगर चाहे आर्मी तो कर सकती है। एक तो उसे चाहिए कि वहां पे कर्फ्यू उन एरियाज में, उन 44 डिस्ट्रिक्ट्स में स्ट्रिक्टली एनफोर्स करे, दूसरी वहां पे फ्लैग मार्च करे, तीसरा वहां पे क्लियरली लाउड स्पीकर्स पे अनाउंस करे कि कोई भी दंगाई अगर बाहर निकलता है तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। आर्मी के पास 70 से 80% इक्विपमेंट जो है चीन की है, वो कहीं ना कहीं चीन के साथ ज्यादा अलाइंड है भारत से इस समय, और अगर वो चाहते हैं, खासकर आर्मी चीफ को इंडिया में भी आना है इस महीने के एंड के अंदर, उन्हें अभी एक्शन लेना पड़ेगा। और यहां पे मैं ये कहूंगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कोशिश कर रहा है, लेकिन उनको भी एक स्ट्रिक्ट मैसेज देना चाहिए कि हम शांति प्रिय देश हैं, हम किसी भी माइनॉरिटीज को तंग नहीं होने देखना चाहते, और खासकर जो माइनॉरिटीज हमारे देश में भी हम उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उसी तरीके से आप अपनी माइनॉरिटीज को भी प्रोटेक्ट करें अपने देश के अंदर। ये मैसेज बहुत क्लियरली जाना चाहिए। हिंसा रोकने के लिए सभी पक्ष आगे आएं। किसी भी हाल में हिंसा को रोका जाना चाहिए। समान अधिकारों का सम्मान किया जाए बांग्लादेश में। हिंसक घटनाओं की स्वतंत्र जांच हो और जवाबदेही जल्द से जल्द तय की जाए। ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बयान सामने आया है बांग्लादेश के हालात को लेकर। और देखिए बांग्लादेश से एक और बड़ी खबर, क्योंकि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का जो रास्ता है वो साफ हो गया है। नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार की कमान देने का फैसला किया गया है। राष्ट्रपति शहाबुद्दीन और छात्र नेताओं के बीच ये बड़ी बैठक चली है। गरीबों के बैंकर के नाम से मशहूर हैं यूनुस, मोहम्मद यूनुस, और माइक्रो फाइनेंस में जो महारत हासिल है उसको लेकर नोबेल प्राइज भी उनको दिया गया। और अब यह फैसला लिया गया है कि अंतरिम सरकार का जो मुखिया है वो उन्हें चुना गया है, यानी कि उनके हाथ में अंतरिम सरकार की कमान होगी। तो देखिए सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि अंतरिम सरकार में हिंदुओं का क्या होगा। क्या अर्थशास्त्री यूनुस अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को रुकवा पाएंगे? मोहम्मद यूनुस को कमान दी गई है और हिंदुओं पर अभी भी हमले लगातार हम देख रहे हैं। क्या हिंदुओं की रक्षा के लिए कड़े कदम अंतरिम सरकार उठाएगी? क्या अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही ये हिंसा रुकेगी? ये दौर थमेगा? क्या मंदिरों में तोड़फोड़ और आगजनी पर विराम लग पाएगा? ये है बड़ा सवाल। और सवाल यह कि क्या हिंसक कट्टरपंथियों पर लगाम लग पाएगी जिन्होंने पूरे बांग्लादेश को जला के रख दिया है? शेख हसीना के आरक्षण वाले फैसले से आखिर हिंदू टारगेट पर क्यों हैं? और देखिए हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़े हुए हैं, अशोक कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक कुमार जी, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि लगातार यहां पर जिक्र यह हो रहा है कि एक तरफ आरक्षण को लेकर शेख हसीना सरकार का विरोध था, लेकिन शेख हसीना के वहां से निकल जाने के बाद अब हो क्या रहा है कि जो हिंदू हैं उनको टारगेट पर लिया जा रहा है। पूरा बांग्लादेश आज जल उठा है। तो मकसद क्या था इन लोगों का, छात्र नेताओं का, जो हम देख रहे हैं 1-1.5 महीने से विद्रोह हो रहा था, विरोध हो रहा था? अशोक जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तारा साहब, आप ही से सवाल था जी। आप क्या समझ पा रहे हैं अभी इस हालात की वजह क्या नजर आ रहा है? मैं ये सुना है, देखा है, पढ़ा है, ये सब जो आप क्या करना चाहिए हम उसके बारे में बोल रहे हैं, लेकिन जो ये हुआ है इसकी जड़ क्या है? ये जड़ ये है कि पाकिस्तान ने कभी बांग्लादेश को अपना अलग नहीं आया, वो पाकिस्तान ही बनाना चाहता है। और वो जो सोचता है कि यह सोचा क्या किया है इस्लामिक ने कि ये हिंदुओं फौज जो है, भारतीय फौज जो थी, उसकी वजह से ही ये जो है बांग्लादेश बना है। इसलिए जो इस्लामी फौज, पाकिस्तानी फौज जो है वो बांग्लादेश के अंदर अपना इस्लामिक राज फैला जाती है, और जो हिंदुओं की वजह से उनको ये इस पाकिस्तान छुड़ा था उनको वो बर्बाद करना चाहती है। और जो लीग पार्टी है वो भी, क्योंकि वो प्रो है, वो सब रिलीजन को, धर्म को लेकर चलना चाहती है, इसलिए उसको एलिमिनेट करते हैं। और इसके अलावा ये मत भूलिए जो आज दुनिया के अंदर लड़ाई हो रही है उसके अंदर जो बड़े बड़े मुल्क हैं वो एक दूसरे को डोमिनेट करना चाहते हैं वर्ल्ड को, और साउथ ईस्ट एशिया को डोमिनेट करना चाहते हैं। भारत और बांग्लादेश का जो रिश्ता था वो इतना इकनॉमिकली, पॉलिटिकली और मिलिट्री स्ट्रांग हो रहा था जो कि उन पावर को नहीं था। अभी कुछ दिन पहले जब
शेख हसीना चाइना गई तो चाइना ने 2 प्रोजेक्ट उसको दिए बड़े बड़े, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया और बल्कि एक दिन पहले ही वापस आ गई और वो प्रोजेक्ट उन्होंने भारत को दे दिया। ये और जैसे नेपाल में प्रो चाइना जो है जी। ये मत भूलिए कि चाइना जो है वो उसके अंदर प्ले कर रहा है और पाकिस्तान कर रहा है, बाकी इस्लामिक कंट्रियां भी सपोर्ट कर रही हैं और जो एक सबसे बड़ी सुपर पावर है वो भी कर रही है। क्यों कि इन सब को जो है पाकिस्तान एक इस्लामिक बनाना है, मिलिट्री बनाना है जो उनके रूल के नीचे रहे और साउथ ईस्ट पैसिफिक एशिया और जो है इंडियन ओशन को डोमिनेट करना है, जिससे कि भारत स्ट्रांग ना हो सके और वो वर्ल्ड के अंदर पाव कर सके। ये बहुत बड़ी बात आपने कही सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। अब विजेश, भारत के में जो बांग्लादेश और दूसरी जगह है वो बाकी कंट्रियां इंश्योर करना चाहती हैं कि हिंदुओं को बांग्लादेश से अलग किया जाए, जिससे वो बर्बाद किया जाए, वो जो बदला है 71 का वो लिया जाए और साथ ही उसके अंदर मुस्लिम स्टेट बनाई जाए और स्ट्रॉन्ग स्टेट बनाया जाए। बिल्कुल, पाकिस्तान इस बदले की तैयारी बरसों से कर रहा था, 6 साल पहले से तैयारियां चल रही थी और अब वो तैयारियां अमल में लाती हुई हम देख रहे हैं। पाकिस्तान के मद्देनजर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब निजेश अवस्थी जी, क्या ये एक बड़ी वजह है जिसका जिक्र अभी तारा साहब ने किया? पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट की तो तमाम खबरें सामने आ ही रही हैं। बांग्लादेश अभी तक, बांग्लादेश का राजधर्म जो है वो भले ही इस्लाम रहा लेकिन मुल्क सेकुलर रहा। बांग्लादेश एक सेकुलर कंट्री रहा, वहां पर सभी धर्मों के लोगों के लिए समान अधिकारों की पैरवी की जाती है, वहां का कानून ये कहता है। क्या ये बात पाकिस्तान को रास नहीं आ रही थी? लंबे समय से कोशिशें हो रही थी और अब उसे अमल में इसलिए लाया जा रहा है ताकि वहां पर एक प्रो चाइना, प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट को स्टैब्लिश किया जा सके। समीर, ये सिर्फ प्रमाण इस रूप में नहीं है। आप 4 दिन से देखिए, पाकिस्तान, वो जो भूखा कंगाली में घिरा हुआ पाकिस्तान है, वो जितना खुश है इस समय, वहां पर हसीना के सरकार के बाहर हो जाने से जितनी खुशियां मनाई जा रही हैं, लगता है कि उनको कुछ मिल गया हो। बात यह है, एक बात बड़ी साफ सी है, उस समय भी बांग्ला मुसलमानों, इस्लाम धर्म था लेकिन कल्चर उनकी बांग्ला थी। साड़ी पहनना, बिंदी लगाना और बाकी पूरा संगीत, रोबिन संगीत, वहाँ पर पूरा जो कल्चर थी ना, वो बंगाली कल्चर थी जी। जो उसकी नमाज पढ़ने की है, इस्लाम धर्म मजहब अलग हो सकता है लेकिन कल्चर एक थी। पाकिस्तान जैसा देश ये टॉलरेट नहीं कर सकता था जिस तरीके से 1971 से पहले वहाँ पर बंगाली मुसलमानों पर जो अत्याचार किया वो पूरे विश्व के इतिहास में शायद ही कहीं हुआ। सही बात है। लेकिन हैरत की बात, आज मैं आपको एक बात बता दूं समीर जी, आज से 5 साल 10 साल बाद, 5 साल 10 साल बाद भी नहीं, ये जितने वामपंथी इतिहासकार हैं, इस पूरे हिंसक आंदोलन को छात्रों की अहिंसक क्रांति कहेंगे। ठीक है, बिल्कुल। इतिहास में ये और दर्ज देखिए होगा। कैसे इसमें पाकिस्तान का हाथ है और जो बीएनपी के साथ जो बेहद करीबी रिश्ते हैं आईएसआई के, उसके बारे में भी आपने जिक्र किया। और आज के जो हालात हैं इसमें पाकिस्तान पूरी तरह से मिला हुआ नजर आ रहा है। एक और बड़ी खबर बांग्लादेश के हालात पर, यह बहुत बड़ी खबर है। बांग्लादेश के ज्यादातर पुलिस स्टेशन खाली हो गए। राजधानी ढाका में पुलिस स्टेशन खाली हो गया। जान बचाने के लिए पुलिस वाले भी छिप गए हैं, रिश्तेदारों की यहां पर छिप रहे हैं पुलिस वाले। आपको याद होगा 2 दिन पहले किस तरह से पुलिस थाने को आग के हवाले कर दिया गया था। 13 पुलिसकर्मी उसमें मारे गए थे। जी हां, बांग्लादेश के हालात समझ से परे हैं। सेना सब कुछ अपने हाथ में ले चुकी है कहने को, लेकिन सड़कों पर गुंडागर्दी और अराजकता का दौर लगातार जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अपने तमाम खास मेहमानों का। बंग हिंदू कॉन्क्लेव आगे भी जारी रहेगा।